I would like to call our speaker for implant in conventional approach, Dr. Ravi Kumar sir. गुड आफ्टरनून. मैं डॉक्टर रवि और आई मेंटेन अ प्राइवेट प्रैक्टिस इन पटना since last 17 years and I am doing implantology since 2014. So I am going to share my experience. पहले हम लोग शुरू करेंगे इम्प्लांट डिज़ाइन से. इम्प्लांट डिज़ाइन के बाद पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और अगर पेशेंट तैयार रहेगा तो फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं. राइट फ्रॉम द टॉप देयर आर माइक्रो थ्रेड्स. यू कैन सी these are the micro Dr. threads. Ravi, kindly adjust your mouthpiece. Hello. Correct. These are the micro threads. You can see whatever load comes over the implant that comes on the crestal part of the bone. So micro threads are made to dissipate the forces at the crestal level. And the second feature in implant is usually a platform switch. The initial trademark design was a platform matching. This is like that. The abutment and the implant both are matching. But with evolution, the time changed और धीरे धीरे abutment को हमने बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट किया ताकि माइक्रो मूवमेंट की वजह से बोन लॉस ना हो. यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट वाले इमेज में माइक्रो मूवमेंट से बचने के लिए प्लेटफॉर्म को शिफ्ट किया गया है ताकि बोन जो है वो ग्रो कर सके इम्प्लांट के आगे. सो दिस इज द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द प्लेटफॉर्म स्विच. यू कैन अप्रिशिएट. एंड दिस केस आई हैव डन इन 2015. यू कैन सी एट द टाइम ऑफ प्रोस्थेटिक प्रोसेस डिलीवरी देयर इज अ बोन लॉस at the crestal level. But after 2 years, you can see the growth of the bone. This is due to the platform switch only. And this is the thread design. Usually there are 3 types of forces which acts on the implant. They are compressive forces. Compressive force का मतलब होता है कि कोई force अगर vertically पड़े. And second one is tensile force. Tensile का मतलब है कि force जो हो pulling हो. And third one is a shear force. शेयर फोर्स वो होता है जो कि इम्प्लांट के साइड से उस पर एक्ट करता है. तो जो सबसे जो बुरा फोर्स है इम्प्लांट के लिए वो है शेयर फोर्स और सबसे जो फ्रेंडली फोर्स है वो है कंप्रेसिव फोर्स. तो हमें अपना प्लानिंग और डिज़ाइन और टोटल जो साइंस है वो इस तरह से प्लान करना है अपने केस को ताकि हमारे इम्प्लांट पे शेयर फोर्स मिनिमम आए. कंप्रेसिव फोर्स आए कोई बात नहीं, लेकिन शेयर फोर्स जो है वो मिनिमाइज हो. एंड दिस इज द इम्प्लांट अबटमेंट कनेक्शन. जब आपका अबटमेंट इम्प्लांट में आएगा फिट करता है तो द प्रेजेंट टाइप ऑफ कनेक्शन इज इंटरनल हेक्स, बट इनिशियली इट वाज एक्सटर्नल हेक्स. द ट्रेडमार्क डिजाइन वाज द एक्सटर्नल हेक्स, बट ड्यू टू द बोन लॉस एक्सटर्नल हेक्स में क्या था कि जो भी फोर्सेस थे वो सब एक्सटर्नली एक्ट करता था और उसके वजह से फिर बोन लॉस हम लोग इनकाउंटर करते थे. तो ग्रेजुअली विद इवोल्यूशन जो हेक्स डिजाइन है उसको बाहर से शिफ्ट किया और हमने अंदर की तरफ किया, जैसे कि इसमें है. लेफ्ट साइड इमेज. एंड दिस इज द इम्प्लांट एपेक्स जियोमेट्री. शुरू में जब मैंने इम्प्लांट को देखा तो लगा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये एपेक्स पे कटा हुआ क्या है, ग्रूव. ये बड़ा परेशानी था, ये है क्या. तब जाके पता चला कि ये एपेक्स का डिजाइन है जो कि ऑस्टियोडेंसिफिकेशन के लिए किया है और साथ ही साथ रोटेशनल फोर्सेस के लिए किया गया है ताकि आप जब रेंज से टाइट करें प्रोस्थेटिक फेज में अपने प्रोसेस को तो ऐसा ना हो कि इम्प्लांट आपका मूव कर जाए. तो ये एंटी रोटेशनल जियोमेट्री है ताकि आपका इम्प्लांट जो है वो रोटेट ना हो. एंड एपिकल डिजाइन मोस्टली जो इम्प्लांट्स हैं उसके एपेक्स में आप देखेंगे राउंडेड रहेगा, बिल्कुल स्मूथ राउंडेड या फ्लैट. वो इसलिए है ताकि ये कहीं भी वाइटल
आपका जो स्ट्रक्चर है, ऐसे कनाल हो गया, साइनस हो गया, वहाँ जाके इम्पिंज ना करे, ताकि उसके लिए ये फ्रेंडली रहे। तो एपेक्स डिजाइन इज ऑलवेज फ्लैट और राउंडेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सरफेस ऑफ द इम्प्लांट। हम हमेशा देखेंगे एकदम रफ रहेगा, ऐश की तरह। जो इनिशियल डिजाइन था ब्रेनमार्क का, वो मशीन सरफेस था। ब्रेनमार्क का डिजाइन था, उन्होंने बस मशीन में उसको कट किया और यूज किया, लेकिन उस टाइम में फेलियर रेट ज्यादा था, 30%। फिर धीरे धीरे सरफेस को ट्रीट किया, सरफेस को हमने रफ किया। रफ करने से क्या हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ा और एंडोथेलियल सेल्स और ब्लड वेसल्स का जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड का, वो सरफेस पे हो, उसके लिए ये हमने ट्रीट किया और सक्सेस रेट बढ़ के चला गया 97%, और अब तो 99% तक आ गया सक्सेस रेट जो आज के डेट में है। तो इम्प्लांट सरफेस को ट्रीट करने के लिए हम लोग 2 टाइप का करते हैं प्रोसेस यूज, एक सब्सट्रैक्टिव और एक एडिटिव। इसका मतलब हुआ कि या तो हम लोग कुछ निकालेंगे या कुछ लगाएंगे बाहर से। अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए एसिड इच करना पड़ता है, एक टाइप का एसिड है जिसे इच करते हैं, और सैंडब्लास्ट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसिले सरफेस, द कॉमनेस्ट। कहीं भी आप जाएंगे पूछेंगे किसी से भी सरफेस क्या है तो बोलेंगे एसिले। दिस इज द कॉमनेस्ट इन प्रेजेंट डे। एंड सेकेंड वन इज आरबीएम, रिजर्वेबल ब्लास्ट मीडियम। इसमें ब्लास्ट मीडियम वो यूज करते हैं जो कि ब्लास्ट करे, रफ करे, लेकिन मीडियम जो है वो रिजॉर्वेबल हो। यूजुअली हाइड्रोक्सी एपेटाइटो करते हैं यूज। एंड द फोर्थ वन इज लेजर। बायोलेस ने ये किया था, और उन्होंने पेटेंट भी किया इसका। बायोलेस का एक आता है इम्प्लांट लेजर लॉक, वो सिर्फ वहीं पर है। वो लोग लेजर से सरफेस को करते हैं ट्रीट और सरफेस को रफ बनाते हैं, और उसका अलग ही मैकेनिज्म है, ज़्यादा डीप नहीं चलते चाहूँगा मैं। और सेकेंड वन इज एडिटिव टाइप, हाइड्रोक्सी एपेटाइट प्लाज्मा एंड बायो एक्टिव ग्लास कोटिंग। अब ये तो हो गया डिजाइन। अब पेशेंट आपके क्लिनिक में आके आपके चेयर पे बैठ गया और पेशेंट बोलता है कि मुझे इम्प्लांट करवाना है, या आप बोलते हैं कि इम्प्लांट करना है आप, तो उसके बाद आपको पेशेंट का मेडिकल जो ये है आप देखेंगे क्या है क्या नहीं उसका भी। अगर पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रहा है कि रिसेंट मायोकार्डियल कुछ हुआ है उसको और उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है वैसा, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उसमें वेट करेंगे 1 साल एटलीस्ट, और पेशेंट जब स्टेबल होगा तब आप करेंगे। और सेकेंड इज वाल्वुलर प्रोस्थेसिस। इसमें हम लोग को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज करता है। तो वाल्वुलर प्रोस्थेसिस में इन्फेक्शन का अर्थ होता है, तो आपको अगर उसका कोई प्रोटोकॉल है जैसे कि 3000 मिलीग्राम एमॉक्सिलिन ये ट्रीटमेंट के बाद एक घंटे पहले, तो वो करना है यूज। और भी डिफरेंट टाइप का उसका ये है। तो और थर्ड वन इज ऑस्टियोपोरोसिस। जनरली फीमेल्स में है ये केस। ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो बिसफॉस्फोनेट थेरेपी पे होते हैं। तो अगर बिसफॉस्फोनेट थेरेपी पे पेशेंट है तो ऐसे पेशेंट में ऑस्टियोनेक्रोसिस के चांसेस होते हैं। कितनी बार पेशेंट क्या होता है कि शेयर नहीं करता है और हम लोग पूछते भी नहीं। तो वैसे केस में आपको पूछना है कि अगर कोई तरह का आपको कैल्शियम वगैरह चल रहा है तो और क्या मेडिसिन आप खाते हैं, देखना है उसको। अगर बिसफॉस्फोनेट पे है तो नहीं करना है, नहीं तो इम्प्लांट करने के बाद उसमें ऑस्टियोनेक्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इवन आफ्टर स्टॉपिंग द बिसफॉस्फोनेट फॉर 1 ईयर ऑल्सो। मतलब उसका हिस्ट्री है कि 15 ईयर तक बिसफॉस्फोनेट ब्लड में मूव करता रहता है। अगर आप ड्रग हॉलिडे भी करते, ड्रग हॉलिडे का मतलब है कि आपने बिसफॉस्फोनेट को बंद कर दिया 1 साल तक। फिर भी मैंने कितने भी सर्जन से और ऑर्थोपेडिशियन से, कैंसर से बात किया, लेकिन किसी ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। किसी के पास गारंटी नहीं। बिसफॉस्फोनेट बंद भी कर दिया तो उसमें ऑस्टियोनेक्रोसिस होगा या नहीं, तो ये एक मेजर कंसर्न है। अभी हाल में मेरे पेशेंट एक ऐसा पहुंचा था, जब मैंने पहली बार सुना था इस ड्रग के बारे में तो मुझे लगा था कोई पेशेंट मेरे पास ऐसा आएगा ही नहीं। टेढ़ा नाम भी है लेकिन आया अभी 6 महीने पहले। तो आपके पास भी आएगा अगर आप ध्यान देंगे, उसका हिस्ट्री लेंगे। सीवियर रीनल डिसऑर्डर, ये भी आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डायबिटीज, ये ऐसा डायबिटीज है जिसमें कि आप ड्रग चला रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, लेकिन वो रजिस्ट करता है, वो उसका HbA1c वैल्यू ऑलवेज
स्थायी रहेगा, चाहे कुछ भी दवा चला जाए। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, डायबिटीज कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर HbA1c वैल्यू लेस देन 8 है तो आप कर सकते हैं, आराम से रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर 8 से ऊपर भी है तो लिटरेचर बोलता है कि उसमें फेलियर रेट जो है 7 to 8% कम हो जाएगा। यूजुअली 99% है तो उसमें आपको मिलेगा सक्सेस रेट 92% का अराउंड। लेकिन इस टाइप के पेशेंट्स में जहाँ डायबिटीज हो, जहाँ HbA1c वैल्यू 8.1 से ज़्यादा हो, उसमें लॉन्ग टर्म चैलेंजेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि यूजुअली प्रोडोटाइटिस ऐसे होता है, वैसे पेरिफेरटाइटिस इसमें हो सकता है। उसमें मेंटेनेंस का थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट आपको पेशेंट को एंटीबायोटिक कवर नहीं ले करना है। जहाँ HbA1c का वैल्यू 8.1 से ज़्यादा हो और उसको एंटीबायोटिक थेरेपी 2 वीक्स चलाना है पोस्ट ऑपरेटिव। ये सब मतलब लिटरेचर का जो मैंने देखा पढ़ा है तो उसका मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। ये ऐसा कि टेक्स्ट बुक में मिलेगा नहीं। और कोएंजिलिन उसको पेशेंट को हमेशा के लिए बोलना है कि आप थोड़ा थोड़ा कोएंजिलिन मेंटेनेंस सेशन करते रहो, वाटर फॉस्टर वगैरह करते रहो। तो डायबिटीज इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, बट यू विल फेस अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। सो मेंटेनेंस इज द बेस्ट थिंग टू डू इन सच काइंड ऑफ पेशेंट्स। रेडियोथेरेपी इन प्रोग्रेस नहीं करना है। ड्रग एडिक्ट संतों को तो क्लिनिक में घुसाना नहीं देना है, उसको भगा देना है। हेवी स्मोकिंग सभी को पता है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर हाई। तो ये सब रफली है मेडिकल इवेल्युएशन में। अब आपका पेशेंट जो है मेडिकली इवेल्युएट आपने कर लिया, अब तैयार है वो पैसा जमा करने के लिए। अब आपका स्टाफ जो उसके पीछे लगा हुआ है, पैसा जमा करिए तो कराते हैं आपका। तो अब क्या करना है, अब ट्रीटमेंट प्लान करना है। पेशेंट तैयार है, आपका पेशेंट तैयार है, आपने मेडिकल हिस्ट्री लिया। हेलो, हाँ क्लियर, हेलो हेलो क्लियर, हाँ इज इट क्लियर। तो पेशेंट जो आपका ट्रीटमेंट प्लानिंग जो आपको करना है, अब मेडिकली इवैल्यूएट आपने कर लिया। अब ट्रीटमेंट प्लानिंग में ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करना है। बोन डेंसिटी, CBCT, ऑक्लूजल लोड फैक्टर, काउंट कोलेस्ट्रॉल। Gradually I am coming to that. This is the Karl-Mist classification of the bone. I guess you all know D1, D2, D3 and D4 type of bone. D1 is the hardest and D4 is the porous bone. You can see in the picture also. And this same image is in the Karl-Mist book. And there is also one more type of bone quality, that is D5 type of bone. ये किसे बोलते हैं? सब लोग जानता है D1 से D4, D5 थोड़ा सा अनयूजुअल है। D5 बोन वो है जो इमेच्योर बोन ग्राफ्ट है। जैसे कि आपने साइनस ग्राफ्टिंग करी, कोई भी ग्राफ्टिंग करी, और वो अगर बोन इमेच्योर है तो वो D5 टाइप बोलते हैं उसको। दैट इज द मोस्ट सॉफ्टेस्ट बोन। और ये दिस डायग्राम इज शोइंग द प्रेवलेंस ऑफ द बोन क्वालिटी इन एंटीरियर मैक्सिला, D2 and D3 type of bone. In the posterior maxilla, the most challenging area of the jaw is the posterior maxilla, D3 and D4 type of bone. And in the anterior mandibular region, you will always find a D1 and D2. In the posterior maxilla, D2 and D3. So, the most challenging, you can see the most challenging area is the upper posterior maxilla, D3 and D4 type of bone. So, we are coming over the bone density. Bone density, it's a major and a crucial factor. Bone density ऐसा है कि हमारे दिमाग में तो इम्प्लांट है, इम्प्लांट लगाना है, पता है भाई कि 10/4 का इम्प्लांट हम लोग लगाना है और बाकी सब काम आराम से जैसे करते हैं वैसे ही करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब भी इम्प्लांट लगाएंगे, यू आर गोइंग टू प्लेस योर इम्प्लांट, तो आपको बोन डेंसिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपको देखना है कि आप इम्प्लांट लगा कहाँ रहे हैं। If you are placing your implant in the anterior mandibular, you will get a good success rate. And if you are going to place your implant in the posterior maxillary region, you will face challenges. Your chances of failure will increase in relation to the dense bone. So, और bone density भी ऐसा है कि अगर D1 type bone जो है, that is 10 times more stronger than the D4 type bone, and your D2 type bone is a 50% more stronger
than the D3 type of bone. तो अगर बोन की डेंसिटी कम होगी तो सबसे पहला होगा क्या प्रॉब्लम कि आपका जितना भी फोर्सेस प्रोस्थेसिस के ऊपर वर्क करता है वो फोर्स जो है वो क्रिस्टल एरिया में कंसंट्रेट होगा। तो अगर बोन आपका पोरस है तो आपको क्रिस्टल बोन लॉस होने का चांसेस बढ़ेगा और आपका जो इम्प्लांट का बोन के साथ कॉन्टैक्ट है दैट इज कॉल्ड BIC, बोन इम्प्लांट कॉन्टैक्ट, वो पोरस बोन में कम रहेगा। तो जो भी स्ट्रेस उस पर आएगा वो स्ट्रेस बियर नहीं कर पाएगा बोन और क्रिस्टल एरिया में कंसंट्रेशन जो है फोर्स का वो बढ़ जाएगा और आपका फेलियर का चांसेस बढ़ेगा, बोन उसका चांस बढ़ेगा। तो आपको ये सब पॉइंट्स कंसीडर करना है कि हाउ टू कोप अप विद द सॉफ्ट टाइप ऑफ बोन। द फर्स्ट थिंग इज प्रोस्थेसिस डिजाइन। The most important thing in the science of dental implantology is the prosthesis design, because patient आपके पास जो आ रहा है वो दांत के लिए आ रहा है। हमारे दिमाग के अंदर इम्प्लांट है, जल्दी से लग जाए, जितना लग जाए, जितना ज्यादा डाल लो उतना ज्यादा आएगा। पेशेंट बेचारा जो है वो दांत के लिए आ रहा है। तो प्रोस्थेसिस डिजाइन जो है इसको ऐसे करना है किसी भी केस में, सबसे पहले प्रोस्थेसिस को एज्यूम करना है। जो दांत आप लगाएंगे, जिसके लिए पेशेंट आपके क्लिनिक में आया है, आप उसको पहले एज्यूम करेंगे किस पोजीशन में हमें प्रोसेस को लगाना है, उसके बाद उसके डाउनवर्ड जाएंगे।